आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश रौली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज FA1 का हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा रह गया था भाई? 11 जस्ट 11। 11 ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी। ठीक है, 11 रह गया था। 11 पर आ जाते हैं जल्दी से। बाकी हमने पार्ट ए भी कंप्लीट कर लिया था और पार्ट सी भी कर लिया था। पार्ट डी में जस्ट एक ही आपके पास चैप्टर आया था, पार्ट बी रह गया था। पार्ट बी के हमने तमाम चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ हमारा चैप्टर 11 रहता है। उसके बाद हमारा FA1 का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन फिर हम ग्रुप में आपके टेस्ट एंड मॉक जी। स्केड्यूल कर देंगे और फिर आपको हम बता देंगे कि भाई किस किस डेट पर है ये आपके टेस्ट, आपके मॉक किस दिन पर हैं, और इंशाल्लाह फिर आप अपने फाइनल पेपर के लिए रेडी हो जाओगे। अभी तक जितने हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े उसमें कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं, समझ में ना आ रहा हो? नहीं, क्लियर है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। जी, क्लियर है। जी। ओके, इधर क्या भाई? अच्छा जी, चैप्टर 11 है हमारा, बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन किसे कहते हैं? बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है? एनी आइडिया? जो बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड और बैंक जनरल लेजर अकाउंट का जो होता है वो। दोबारा बताएं, क्या कह रही हैं? मैं कह रही जो बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड होता है और बैंक जनरल लेजर के अकाउंट का जो पेज का होता है वो। अच्छा देखो, बैंक रिकंसिलेशन किसे कहते हैं? अब बैंक आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये एक्टिविटी किससे रिलेट कर रही है? बैंक से। ठीक है, बैंक से मैं जितने अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रही हूँ और जितने अपने सप्लायर्स को पे कर रही हूँ, सप्लायर्स के अलावा अगर मैं किसी को टैक्स दे रही हूँ, या फिर आप कह सकते हो किसी किसी एक्सपेंस के, जस्ट लाइक आपके यूटिलिटीज एक्सपेंस वगैरह होते हैं, उसकी पेमेंट कर रही हूँ, तो जस्ट मैं बैंक पे भरोसा करके नहीं बैठी हुई कि भाई उसने कितनी रिसीविंग करी है उसको पता होगा, उसने कितनी पेमेंट करी है उसको पता होगा। नहीं, मैं अपने बिजनेस में बैंक के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हूँ, अपने पास भी इस चीज को रिकॉर्ड कर रही हूँ। साथ साथ ये बैंक भी जितनी मेरे हवाले से जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पे भी ये रिकॉर्ड हो रही है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल जैन में भी होगी एक्टिविटीज, फैब में भी होगी, मार्च में भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जितनी रिकॉर्डिंग करी उसके बाद, यानी जितने कस्टमर से मुझे मिलने थे और जितने मैंने पेमेंट करी, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैंक में होना चाहिए 50,000। सही है? अब बैंक के पास भी सेम होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम? बैंक के पास इससे कम होना चाहिए। इससे कम क्यों होना नहीं, चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना सेम। चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक्टिविटीज तो बैंक के जी। थ्रू हो रही है, हमारे ही बिजनेस के हवाले से हो रही है ना। कस्टमर ने पेमेंट करी
तो मेरे पास कितनी रिसीविंग हुई, मैंने इसको ऐड करा। मैंने कितने सप्लायर्स को पेमेंट करी है, या फिर मैंने कितने एक्सपेंसेस बैंक के थ्रू पे करें, तो मेरे पास से वो चीज माइनस होनी चाहिए थी। उसके बाद मेरे पास ये 50,000 जो अमाउंट आई है, सेम 50,000 बैंक के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई पैसा तो हमारा ही है बैंक के पास। हमने कस्टमर से जितनी पेमेंट रिसीव करी है बैंक के थ्रू, और जितनी पेमेंट करी है सप्लायर्स को या तमाम एक्सपेंसेस को, तो उसके बाद मेरा 50,000 ही बनना चाहिए था। ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ आया, मैंने कुछ माइनस कर दिया। इन द एंड मेरे पास, जब जैन में आपके पास अकाउंट मेरे हिसाब से 50,000 होना चाहिए बैंक में, तो बैंक के पास भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या तो हो सकता है कम हो जाए, या हो सकता है ज्यादा हो जाए। रीजन क्या हो सकता है हमें नहीं मालूम है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आप क्या करते हो, वजह तक पहुंचते हो। वजह जानते हो कि भाई हमारा दोनों का सिमिलर आना चाहिए था, लेकिन सिमिलर ना आने की वजह जानते हो। क्या कोई एरर हुआ है, या फिर रिकॉर्डिंग नहीं की गई है, या मैंने जो रिसीव करा था वो बैंक के पास रिसीव हुआ है या नहीं, या मैंने जिसको पेमेंट करी थी वो बैंक के थ्रू पे हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। जब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो हम दोनों की जो अमाउंट आनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 50,000 होने चाहिए थे, तो बैंक में भी होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते। या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, या तो जस्ट मैंने आपको 5,000 का डिफरेंस दिखाया था, हो सकता है 2,000 का हो, 1,000 का हो, या फिर इससे अबव हो, या इससे कम हो। डिफरेंस आता है, तो इसी डिफरेंस को हम फाइंड आउट करते हैं रीजंस, और फिर इसको रिकंसाइल रिकंसाइल यानी सही करते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन भी क्या है, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है कैश बुक में। ये कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, बल्कि बैंक के थ्रू मैं जितनी रिसीविंग कर रही हूँ, जितनी पेमेंट कर रही हूँ, उन तमाम एक्टिविटीज को मैं एक बुक में लिख रही हूँ, जिसका नाम मैंने दे दिया कैश बुक। सेम इसी तरह से बैंक जितनी भी मेरे बिजनेस के हवाले से रिसीविंग कर रहा है, कस्टमर से जितनी पेमेंट कर रहा है, वो अपने पास एक स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक स्टेटमेंट, उसमें रिकॉर्ड करता है। फिर अब हमने हर महीने पे इन तमाम अपनी एक्टिविटीज को भी चेक करना होता है, और बैंक की एक्टिविटीज को, कि दोनों की हमारे पास बैलेंस, एंडिंग बैलेंस सेम आए। तो जो डिफरेंसेस होते हैं हम फाइंड आउट करते हैं, रीजंस उनका फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसको रिकरेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बैंक रिकंसिलेशन। क्लियर है? जी। ठीक है बेटा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन इज अ कंपैरिजन बिटवीन द बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस एंड द बैलेंस अपीयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है? वही जी। चीज़ कि आप कंपैरिजन करते हो बैंक बैलेंस। अब वो कहाँ रिकॉर्ड है, आपकी बुक ऑफ बिजनेस में, साथ साथ बैंक स्टेटमेंट में, दोनों को चेक करते हो। कैश बुक, कैश बुक क्या है, द कैश बुक ऑफ अ बिजनेस इज द रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच कैश द बिजनेस बिलीव्स दैट इट हैज इन द बैंक। हम जो अपने पास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई बैंक में इतना अमाउंट हमारे हवाले से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया कस्टमर से जितना आया था मैंने उसको ऐड कर लिया, मैंने जितनी पेमेंट करी उसको माइनस कर दिया। इन द एंड मेरे हिसाब से इतना बैलेंस होना चाहिए। तो वो मैं अपने रिकॉर्डिंग कहाँ करती हूँ, बिजनेस की जो बैंक के थ्रू मैं एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हूँ, उसको मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करती हूँ। In the same way, you might keep a private record of how much money you think you have in your own personal account at your bank, perhaps by making a note in your checkbook of the income you receive and the checks you write.
If you do keep such a record, you will probably agree that when your bank sends you a bank statement from time to time, the amount it shows as being the balance in your account is rarely exactly the same as the amount that you calculated as being your current balance. ठीक है, रेयरली वो या तो सेम हो सकती हैं या फिर रेयरली सेम हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेंज होती हैं। तो हम उसको चेक करते हैं कि भाई रीजन क्या है, आपके पास कौन कौन से रीजंस आ सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आपकी कैश बुक से सिमिलर ना हो, सेम ना हो बैलेंस, यानी उनका क्या क्या रीजंस हैं। आपने कहा पहला रीजन है एरर्स हो सकते हैं। अब एरर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? कैलकुलेशन में, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किसकी, इनकम या पेमेंट्स की, are as likely to have made by yourself as the bank. These errors must be corrected. क्लियर है? इसके अलावा भाई और कौन से हो सकते हैं? नंबर 2 है बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट कर दिए या फिर उसने इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया। अब ये चीज आपको नहीं पता थी कि उसने डिडक्ट कर दिया। जब आपके पास स्टेटमेंट आती है तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा, कि फॉर एग्जांपल 500 के बैंक ने अपनी सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए। आप क्या करते हो फिर अपने जो कैश बुक है उसमें भी इसको करेक्ट करते हो, या फिर आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट आपको क्या करना था, पे करना था। तो आपने क्या करा, आपने तो अपने पास उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, वहां रिकॉर्डिंग हो गई थी तो उन्होंने डिडक्ट कर दिए। या फिर इन केस आपने किसी को लोन दिया था, आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट आ चुका है, उन्होंने ऐड कर दिया, आपने ऐड नहीं करा। ठीक है। तीसरा है टाइमिंग डिफरेंस। तीसरा रीजन क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। आप कैसे? देखो, चेक जब आप रिसीव करते हो आपने तो उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्या भाई मैंने कस्टमर से पेमेंट लेनी थी, तो आप उस टाइम पे उसको क्या कर देते हो, मैंने रिसीव कर लिया तो कैश इंक्रीज हो गया होगा आपके थ्रू, या मैंने पेमेंट कर दी है तो आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने जब पेमेंट कर दी तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या बैंक में भी इसी तरह से होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरेंस में टाइम लगता है। क्लियरेंस में टाइम क्यों लगता है? आप गए, महीने का आखिर चल रहा था, आपने जो कस्टमर से चेक रिसीव करा था वो बैंक में डाल दिया, अब क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगे, आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में इस चीज को ऐड कर लिया, जबकि जो बैंक स्टेटमेंट है उसने अभी तक इसको ऐड नहीं करा। क्यों? क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो अकाउंट में अमाउंट ही नहीं आई। तो जब तक अमाउंट नहीं आएगी वो क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। या फिर ऑन द अदर हैंड, आपने किसी सप्लायर को या किसी भी एक्सपेंस के हवाले से आपने पेमेंट करी है, आपने रिकॉर्ड कर लिया इतना मैंने कैश डिडक्ट करा, माइनस करा, दे दिया, आपने कैश को डिक्रीज कर दिया। तो आपके हिसाब से वो चीज चली गई है, कैश डिक्रीज हो गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? आप गए थे, सेम ऐसे एग्जांपल कि मंथ एंड था, तो फॉर एग्जांपल 28 था, 29 था, तो 28 या 29 पे आप गए, महीना एंड होने वाला था, उन्होंने कहा क्लियरेंस में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 दिन बाद ये क्लियर होगा। आपने तो अपने पास रिकॉर्डिंग कर ली। बैंक तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक ये पेमेंट नहीं हो जाती। जब पेमेंट हो जाएगी डिडक्शन तब होगी। तो आपके और उनकी मैच जो होनी चाहिए थी बैलेंस, वो इस वजह से डिफरेंस हो सकती है। ठीक है। तो हमने 3 रीजंस पढ़े। अब देखो, चेक जो आप रिसीव करते हो, चेक recorded as received and paid in but not yet cleared and added to your account by bank, although your own records show that some cash has been added to your account, it has not been acknowledged by the bank, although it will be in a very short time when the checks are eventually cleared। हम ये देखते हैं कि भाई जब आप चेक रिसीव करते हो तो उसको फौरन से डिक्लेयर मान लेते हो कि हाँ हमारे पास आ गया। ऐसे चेक्स को क्या कहा जाता है? नॉट येट क्लियर्ड या अनक्लियर्ड चेक।
पेमेंट करते हो तो आप उसको डिडक्ट कर देते हो, बैंक तब तक नहीं करेगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चेक्स को आप क्या कहोगे? पेमेंट्स मेड बाय चेक एंड रिकॉर्डेड बट नॉट येट बैंक बाय पे, इवन व्हेन इट इज बैंक it takes a day or two for the banks to process it and for the money to be deducted from your account। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, डिफरेंस आते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन आपके पास क्या है? कंपेयर्स द बैलेंस ऑफ कैश इन द बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ द बैलेंस held by the bank। Differences between the balance on the bank statement and the bank in cash book will be errors or timing differences, and they must be identified and satisfactorily explained। ठीक है, कंपेयर करते हो दोनों स्टेटमेंट्स को, एरर आप आइडेंटिफाई करें और इसको रिजॉल्व करें। You must be certain of the following: all transactions have been correctly treated by yourself and the bank. Checks are not written when there are insufficient funds in your account because a receipt has not cleared at the bank. If you do not keep a personal record of your cash position at the bank, and if you do check your periodic bank statement against what you think you should have in your account। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है मानूर? जी। सेम वही चीज लिखी है, आप इसको रीड करो। बैंक स्टेटमेंट क्या है, और ये चीज मैं आपको जी। बता चुकी हूँ, इसको रीड करें। And practice follow statement to each credit customer. The balance the customer owed to their account at the beginning of the month, the days incurred by the customer during the month, payments made by the customer during the month, the balance the customer owns on the account at the end of the month. A bank statement is sent by a bank to its short-term receivables and payable customer with bank overdraft and customer with money in their account, itemizing the balance on the account at the beginning of the period, receipts into the um, account and payments from the account during the period, and the balance at the end of the period. The statement may be pursued monthly, weekly, or even daily, depending on the value of transaction going through the account. ठीक है, अब ये हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, हमारे बिजनेस की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा फिर आप डिमांड करते हो कि भाई इसको रिकंसाइल करा जाए, बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक स्टेटमेंट को। ठीक है जनाब, अब वो आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर ज़्यादा है तो वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकती है, या फिर मंथली तो वो होती है। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मेट है आपके पास? जी। अच्छा जी। क्या क्या आइटम्स होते हैं? स्टेटमेंट, डेट स्टेटमेंट होता है, अकाउंट्स नंबर होते हैं, डेट होता है, शीट नंबर होता है आपके पास। ठीक है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। कीज, बैलेंस, चेक नंबर्स, पेइंग स्लिप नंबर्स, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स और रिसीट्स है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह के बारे में बात होती है, चार्जेस कितनी है, इंटरेस्ट वगैरह है। इसको रीड करें जल्दी से। मानूर इसको रीड करें। The statement, the statement that this indicates the only transaction which have passed through your account up to this date, and since the last statement date will be shown on that statement.
3. Account number. This number is required on the state, particularly if the bank customer has more than one account. Date this show the date any transaction clear into or out of your account. It is not normally the date that you perform the transaction. Has stayed 3 or more days for the bank to process a transaction. Sheet number. Each bank statement received will have a number. The number run in sequential order. This helps to keep them in order and it immediately show if a statement is missing. क्लियर हुआ? ये समझ में आया क्या क्या चीजें इस पे गिवन होती हैं? जी जी आगे पढ़े। Key. Not all the bank statement will have a key to the abbreviation they use. एब्रीविएशंस। It has abbreviation they use, but it is helpful which one is provided. Not the following. Dividends can be paid directly into the bank account if the shareholder has instructed the डिविडेंड company किसे which कहते हैं they मानूर? एनी hold आइडिया? share. डिविडेंड किसे कहते हैं आप? हम्म, एनी आइडिया? पैसा पैसा को जोर से बोलें। जो डबल साइड भेजे जाए में भी जो पैसा डिवाइड करे जाए में भी डिवाइड करा जाए। डिवाइड जरूर करते हैं, लेकिन होता क्यों है? क्यों डिवाइड होता है? अब ये डिविडेंड से मुराद वो वाला नहीं है कि आप इसको डिवाइड कर रहे हो। देखो, शेयर्स के बारे में पता है, हमने पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटी जी कंपनी, ठीक है? तो वो अपनी जो जी इन्वेस्टमेंट है किससे करवाती है भाई? शेयर्स के जरिए। कौन इन्वेस्ट करता है, कौन उसका ओनर होता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है? शेयर होल्डर्स जब होते हैं तो जो वो रन करते हैं बिजनेस को और शेयर्स के मालिक होते हैं, तो वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका नाम क्या होता है? डिविडेंड। मैं अभी टाइप्स वगैरह पे नहीं जा रही, जस्ट आपको अच्छा बता रही हूँ कि जब वहां पे आपके पास रिटेन अर्निंग आती है, ठीक है, रिटेन अर्निंग आती है, तो उसके बाद फिर आप तमाम चीजें अपनी देखभाल के कि भाई किसको देना है, क्या किस किस में आपने रिजर्व करना है, और साथ साथ आप डिविडेंड भी उसको देते हो, ठीक है? रिजर्व से पहले रिटेन अर्निंग वगैरह जी जाती है, तो उसमें से आपके पास जो प्रॉफिट होता है तमाम शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में दिया जाता है? डिविडेंड्स के फॉर्म में, ठीक है? आगे जी बढ़े, करें। Automatic cash is a withdrawal from an automatic teller machine and cashback for a business card. Purchase is a purchase by debit card again and cashback for a business balance. Most statements show a balance has at the end of each day's transaction. Check numbers the number in the same as that which appear on the individual check number are unnecessary to help you to identify item on the statement. You could not do so if only the amount on the check appears. Pay and slip number. The name for this number is the same as for checks, direct debit payments, and receipts. The receiver of the direct debit payment is casually identified in other inverse or by an account number. Standing order payments and receive again the receivable is in, indefable. The charges which the bank receive are based on the number of transactions check received and so on which have been proceed through your account in a given period. Interest. The interest is charged on the amount of an overdrawn balance for the period in a is overdraft. One personal accounts bank may pay to customers who do not go overdraft. क्लियर है यहाँ तक? पढ़ लिया क्लियर है? जी एनी क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन नहीं है अच्छा जी। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास ये आंसर आ रहा है। प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग बैंक रिकंसिलिएशन, क्या प्रोसीजर होता है? देखें,
मैंने आपको कहा था डिफरेंसेस आते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट में होगा या फिर आपके पास जो आपने रिकॉर्डिंग के लिए बनाई थी कैश बुक, उसमें कोई ना कोई हो सकता है कि आप एरर कर दो, हो सकता है कि उमेश कोई चीज ओमिट हो गई है, या टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपने वो चीज रिकॉर्ड नहीं करी है या उनके पास रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो। पहला स्टेप क्या है बैंक रिकंसिलिएशन का, आइडेंटिफाई द कैश बुक बैलेंस एंड द बैंक बैलेंस। दोनों के बैलेंस को पता करते हो कि कितना बैलेंस आपके बुक में होना चाहिए आपके हिसाब से और उसके हिसाब से कितना है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, ऐड अप द कैश बुक। ऐड कर देते हो तमाम चीजों को कि कितनी आपके पास पॉजिटिव में आ रही हैं, कितनी नेगेटिव में आ रही हैं, माइनस करने की कितनी चीजें थी, ऐड करने की कितनी चीजें थी, सब कर दी। Then examine the bank statement for the same period and identify those items which appear on the bank statement but which have not been entered in the cash book. आपने टोटल करने के बाद, यानी आपने टोटल करा था उस पीरियड के हिसाब से और चेक कर लिया था कौन कौन सी चीजें आपके पास सिमिलर हैं और कौन सी चेंज आ रही हैं। तो अब आपको उसको रिकंसाइल करना है, आइडेंटिफाई करना है कोई एरर है, कोई कौन सी चीज है जो जिसकी वजह से हमारे पास ये चीजें सिमिलर आ रही हैं और ये चीजें डिफरेंट आ रही हैं। देन फिर आपने तीसरे स्टेप में आके क्या करा था, बैंक स्टेटमेंट से देखा था कि उसके पास और आपके पास कौन कौन सी चीजें सिमिलर आनी थी और कौन सी चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं थी। ठीक है, तो अगर उसने पेमेंट करी है, आपको नहीं पता चलेगा कि उसने स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट के तौर पे पेमेंट कर दी, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या उसने डिविडेंड रिसीव कर लिया, इन्वेस्टमेंट जहां आपने करी थी उसके थ्रू आपको प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, आपको नहीं पता चला, उसने ऐड कर लिया था। या कोई बैंक चार्जेस थे तो उसने डिडक्ट कर लिए थे, आपको नहीं पता था, आपने उस चीज को माइनस नहीं करा। या फिर कोई इंटरेस्ट चार्जेस थे, इंटरेस्ट उसमें डिडक्ट कर दिया, आपको नहीं पता चला, आप अपने पास बाद में फिर इसको रिकंसाइल करते हो। या फिर उसने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा था, कहीं आपने इन्वेस्ट करा था, उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, तो इनकम उसने रिकॉर्ड कर लिया, आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता। आपने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो आपके बैंक स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। फिर आपने देखा अच्छा, और कौन कौन से चेक ऐसे हैं जो टाइमिंग डिफरेंस के बावजूद मेरे या आपके पास क्या हुए हैं, रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कैश रिसीव हो रहा है, किसी कस्टमर ने दिया तो भाई मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब देखो, क्लियरेंस जरूरी नहीं है कि मंथ एंड पे आप करवाने जाओ, सम टाइम ऐसा होता है कि हम करवाने जाते हैं तो वीकेंड हो जाता है, तब भी क्या होगा, आपको वो क्लोजिंग का कह देते हैं कि भाई हमारे इसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अब आज आप अगर आप फ्राइडे को आ रहे हैं तो ये आपको मंडे को ही क्लियर होता हुआ मिलेगा। सही है, या फिर मंथ एंड की बात भी आ जाती है, तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंस आता है। अब देखो, जब आप पेमेंट करते हो अपने बिजनेस के थ्रू, ठीक है, बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस हैं या किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, क्लियरेंस की वजह से वो अभी पेड नहीं हुई है, ऐसे चेक्स को आप क्या कहते हो, अनप्रेजेंटेड चेक। ही याद रखिएगा आप कि अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं, और जो चेक रिसीव कर लिए लेकिन अभी तक वो आपने क्या करा है, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, वहां एड ऑन नहीं हुए, तो ऐसे चेक्स को क्या कहोगे, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। क्लियर है ये, चेक जो पेमेंट जी के लिए जी आपने रखे हैं, किसी सप्लायर को पे कर रहे हो वॉट एवर, किसी और को पे करना है, तो आपने चेक बनाए हैं, ऐसे चेक जो अभी आपकी तरफ से तो पेड हो चुके हैं लेकिन क्लियरेंस की वजह से वो अभी पेड नहीं हुए, आपने बैंक में डाल दिए हैं लेकिन अभी क्लियरेंस चल रही है, तो वो कहलाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। और जो आपने रिसीव कर लिए लेकिन आपके अकाउंट में अभी तक उसकी अमाउंट नहीं आई है क्योंकि क्लियरेंस की वजह से टाइम लग रहा है, तो ऐसे कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। क्लियर है? जी ठीक है, अब देखिए, आपके पास
आपको ये बता दिया जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, उसके थ्रू ही आप क्या करते हो, उसको रिकंसाइल करते हो। अगर वो चीज बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है और आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है। अगर कोई एरर हो गया है कैश बुक में, तो उसको वहां रिकॉर्ड करके उसको सही करना है। अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करी है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो वहां उसको सही करोगे। देखो ये आपके पास फॉर्मेट आ रहा है क्या, कैश बुक बैलेंस आपको दिया गया होगा, आपके हिसाब से वो एंडिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा, उसके हिसाब से कितना आ रहा होगा, वो आपको मिल जाता है। कौन कौन सी चीजें सही करनी होती है वो फिर बताया जाता है। ये एक आपके पास फॉर्मेट है, कैश बुक बैलेंस जो आपके ब्रॉट डाउन हुआ हुआ है, वो आपने उसको क्या करना होता है इसमें, जो अगर फॉर एग्जांपल एड ऑन करना होती है कोई चीज, आपने किसी अमाउंट को कम ऐड करा होता है, तो उसको ऐड ऑन करने के लिए आप क्या करोगे, बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है उसमें ऐड करोगे, रिसीट्स वगैरह जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो भी आप ऐड करोगे, रिसीट जो अभी तक एंटर नहीं हुए कैश बुक में वो आप ऐड करोगे, आपके पास कुछ अमाउंट आएगा। देन इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, ओवर स्टेटमेंट की जो करेक्शन है वो माइनस कर दोगे, पेमेंट्स जो आपने करी होगी एंटर्ड करना है कैश बुक में वो माइनस कर दोगे। तो इतना आपके पास फिर एंड का बैलेंस आएगा। इसको हम सवाल के जरिए भी समझेंगे। सेम बैंक रिकंसिलिएशन में भी आप क्या करते हो, बैंक में भी आप इस तरह से आपको कुछ स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहते हैं बैलेंस मिलेगा। अब आपने जो कहा था कि मैंने कस्टमर से चेक रिसीव करा लेकिन क्लियर होने में टाइम लग रहा है, ऐसे चेक्स को आपने कहा था आउटस्टैंडिंग होते हैं, वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो पेमेंट करते हो उन चेक्स को कहते हो अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस होते हैं। उसके बाद क्या आता है, एंड का बैलेंस सेम आएगा। देखें एग्जाम्पल, अच्छा ये याद रखिएगा कि अगर मैं अपने पास देखूंगी बैलेंस, तो मेरे पास डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होगा, जबकि बैंक स्टेटमेंट अगर देखेगा अपने पास बैलेंस, तो वहां का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव है। अगर मैंने अपने पास रिकॉर्ड करा है तो मेरे लिए वो एसेट है, मैंने मैंने उसको डेबिट पे बढ़ता हुआ देखा। अगर मेरे पास वो क्रेडिट का बैलेंस आए, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है। देखो क्या लिखा हुआ है, एट जी। सितंबर 2007 द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक ऑफ वर्ड्सवर्थ was $805.15. A bank statement on 30th September 2007 showed Wordsworth to be credited in 1112.3। दोनों का बैलेंस डिफरेंट दिख रहा है। कैश बुक का कितना है भाई, कैश बुक का आपको डिफरेंट दिख रहा है, और ये रहा, बैंक स्टेटमेंट का अलग है और कैश बुक का अलग है। कैश बुक का कितना है 805.15, बैंक का कितना है 1112.3। ठीक है, कितना दिख रहा है 112.3। अब देखें आगे क्या बात लिखी गई है, शुरू में आपको बैलेंस बता दिए गए, आगे क्या बात लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ डिफरेंसेस इनको मिले। कौन कौन से थे, द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट ऑन द डेबिट साइड। अब देखो कैश बुक $90 से कम हुई हुई है, अंडरकास्ट मतलब कम हुई हुई है। कौन सी साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सी होती है, कैश बुक की पॉजिटिव साइड। क्लियर है। तो आप क्या पॉजिटिव कर साइड। दोगे, कैश बुक में ये एरर हुआ हुआ है इसको जी। कैश बुक में क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। ठीक है, $90। बाकी क्या होंगे, चेक पेड इन नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट टू, कितने हैं $208.2। चेक पेड इन हुआ था लेकिन क्लियरेंस की वजह से वो अभी तक मतलब आपके पास वो क्या करा हुआ है, अभी तक उसमें रिसीव नहीं हुआ। पेड इन, या फिर आपके पास दूसरा नाम था, क्या नाम था भाई इसका, ये रहा पेड इन चेक। पेड इन चेक क्या करते हो, ऐड कर देते हो, जिसको आपने कहा था कि आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स होती हैं, ऐड कर दिया। सेम इसी तरह से अनप्रेजेंटेड चेक जो आपके पास था वो कहाँ से होगा, बैंक स्टेटमेंट से माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया। अब देखें
आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, उसमें आप क्या करोगे, ऐड ऑन करेंगे या माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा 895.15। सेम आपके पास जब आप कैश बुक के ओपनिंग में ऐड करोगे तो आपके पास एंडिंग बैलेंस भी इतना ही आना चाहिए कैश बुक का। इस तरह से आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्लियर है ये? जी। ओडी बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये याद रखिएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव होता है। ठीक है मानूर? जी। अच्छा जी, फिर से आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। टाइमिंग एंड, अच्छा, क्वेश्चन से पहले देख लो, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन, यानी फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन होंगी, इसमें चांसेस हैं कि आपके पास एरर या फिर किसी भी किस्म के डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा अदर कंट्रोल्स। इफ देयर आर वेरी फ्यू चेक्स ऑन कैश अदर देन द रिकंसिलिएशन, then it should be performed quite often. Other checks would include agreeing receipts and to remittance advice। अगर आप सही से चेक नहीं कर रहे हो जितनी कैश की पेमेंट्स वगैरह या रिसीविंग वगैरह है, तो ऑब्वियसली आपकी अदर चीजों पे कंट्रोल नहीं है, तो बैंक रिकंसिलिएशन पे भी फिर उसका असर आपको दिखेगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में डिफरेंस आएगा। तब आप यहाँ पे इन एरर्स को सही करोगे। कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या है भाई, इफ द कंपनी हैज टू, कैश फ्लो मतलब कितना आपके पास कैश आ रहा है इनफ्लो और कितना जा रहा है आउटफ्लो। तो बेटा ये पूरे प्रोसेस कहलाता है कैश फ्लो। इफ द कंपनी हैज टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन its cash position, then the reconciliation should be performed as often as the information on cash balances is required. Most companies appear to be satisfied with a reconciliation at the end of each month, but if a company is very close to its overdraft limit, then a weekly reconciliation might be necessary। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट ज्यादा नंबर हो तो भी क्या होगा भाई, आपको ज्यादा ही रीजंस हो सकते हैं कि इसमें एरर्स हो, या फिर इसको ज्यादा आपने चेक करना होगा। इफ इफ फॉर सम रीजन अ कंपनी हैव सेवरल बैंक अकाउंट्स all of which are used regularly, then it may be impractical or even impossible to perform reconciliation very often। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट होंगे तब भी इसको रिकंसाइल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें देखना पड़ रहा था कि भाई रिकंसिलिएशन कितने टाइम में हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, सेवरल टाइम हो रहा है कि आपका कम टाइम हो रहा है। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं एक और लिंक भेजूंगी। तब तक आप ये क्वेश्चन रीड करें और फिर इसको खुद से करें। जी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, एट योर फॉर्म precision product a new trainee has been asked to prepare a bank reconciliation statement as at the end of October 2007. At 31st October 2007, the company statement shows an overdraft balance। overdraft balance क्या है, नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है, 142.5 डेबिट, एंड द कैश बुक शोज a favorable balance $24.13। You are concerned that the trainee has been asked to prepare the statement without proper training for the task. The trainee prepares the schedule below and asks you to look over it।